हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन होवर्ड गार्डनर ने सन 1983 में किया था, इसलिए इस सिद्धांत को गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इनका मानना है कि बुद्धि केवल एकाकी ना होकर बहुकारकी होती है। यह सिद्धांत उनके द्वारा किए गए शोध के क्षेत्र न्यूरोमनोविज्ञान तथा मनोमितिक विधियों के द्वारा उन्हीं के आधार पर निकाला गया है। इस सिद्धांत में स्पष्टता उन कसौटियों पर भी बल डाला गया है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विशेष क्षमता एक अलग बुद्धि है या नहीं। गार्डनर ने कुल मिला के 7 तरह की बुद्धि का वर्णन अपने इस सिद्धांत में दिया है, परंतु सन 1998 में उन्होंने 8वां प्रकार तथा सन 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार भी जोड़ा। इस तरह कुल मिला के 9 प्रकार उनके द्वारा दिए गए हैं। आइए बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। सबसे जो पहला प्रकार है उसका नाम है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रम के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता सम्मिलित होती है। दूसरा जो प्रकार है तार्किक गणितीय बुद्धि। यह बुद्धि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तर्क से संबंधित जो क्षमता होती है, तो इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे संबंध जो होते हैं और उनको पहचानने की क्षमता और उनकी जो समानता की जो क्षमता होती है वो आदि सम्मिलित होती है। इसके पश्चात जो हमारा अगला है उसका नाम है स्थानिक बुद्धि। इससे स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। इस प्रकार की बुद्धि चित्र और कल्पना शक्ति की क्षमता से संबंधित माना जाता है। इसके पश्चात अगली जो बुद्धि है उसका नाम है शारीरिक गति बुद्धि, बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का तात्पर्य शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व इसमें मास्टरी लाने की क्षमता है। इसमें यह ध्यान देने वाला है कि इसमें शारीरिक गति पर कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है और उसमें मास्टरी पाने की जो क्षमता होती है वो जो है शारीरिक गति बुद्धि कहलाती है। तो ये बुद्धि होती किस में है? ये जो डांस करते हैं उनमें, जो जिम जाते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस तरह की बुद्धि की आवश्यकता किसे होती है? क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन और जो शिल्पकार होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में होती है। सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे नाम से स्पष्ट है कि संगीत से संबंधित, संगीत की जो चीज़ें होती हैं जैसे तारत्व, लय आदि को जो समझने की जो क्षमता होती है और संगीत से सामर्थ्य जो उनकी कॉम्पिटेंसी और उसमें मास्टरी जो होती है इससे संबंधित होती है। तो इस तरह की बुद्धि किसमें पाई जाएगी? इस तरह की बुद्धि संगीतकार और गीतकार में अधिक होती है। इसके पश्चात जो हमारी अगली बुद्धि है व्यक्तिगत आत्म बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। तो इसमें व्यक्ति अपने भावों व संवेगों को देखता है, मॉनिटर करता है, उसमें विभेद करता है और स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की इसमें क्षमता रहती है। अच्छा, इस बुद्धि को एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा इसलिए कहते हैं कि ये व्यक्ति के खुद के अंदर जो बुद्धि है आपस में है, इसीलिए इसका नाम रखा गया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसे कहा गया है। इसके पश्चात जो अगली बुद्धि है उसका नाम है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। अन्य का मतलब होता है दूसरे की बुद्धि, पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। तो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि से है।
दूसरा कैसे सोचता है, उसकी इच्छा क्या है, अपेक्षा क्या है, आवश्यकता क्या है, और उससे जो है हम किस तरीके से व्यवहार करेंगे, दूसरों के व्यवहार का जो पूर्वकथन करने की जो भी एबिलिटी होगी उसे व्यक्तिगत अन्य बुद्धि कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी रखा गया है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। इसके पश्चात ये 7 बुद्धि के पश्चात ये जो अगली बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये जो है एक नई बुद्धि मानी जा रही है। गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को सन 1998 में संशोधन के पश्चात जोड़ा। इससे तात्पर्य व्यक्ति में प्रकृति में जो पैटर्न, जो सममिति, सिमेट्री मौजूद होती है उसे सही सही पहचान करने की क्षमता से होती है। ये प्रकृति से संबंधित बुद्धि कही जाती है। इस ढंग की बुद्धि किसानों, जैव विज्ञानी तथा वनस्पति वैज्ञानिक आदि में अधिक पाई जाती है। इसके पश्चात जो आखिरी 9वीं अस्तित्ववादी बुद्धि है, इसको सन 2000 में संशोधन के पश्चात जोड़ा गया था। इससे तात्पर्य मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जिंदगी में तथा मानव अनुभूति की वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से होती है। तो इस प्रकार की बुद्धि किसमें पाई जाएगी? दार्शनिक चिंतकों में अत्यधिक पाई जाती है। इसके पश्चात इसका निष्कर्ष क्या हुआ? इस पूरी थ्योरी पढ़ने के पश्चात क्या निष्कर्ष निकला? तो गार्डनर ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति में जितनी भी ये बुद्धियां हैं, सभी बुद्धि पाई जरूर जाती है, परंतु कुछ विशेष कारण जैसे आनुवंशिकता या कोई ऐसा प्रशिक्षण अगर ये प्राप्त होता है तो कुछ जो बुद्धि है इनमें से कुछ बुद्धि अधिक विकसित हो जाती हैं, तो वो उसका क्षेत्र बन जाता है। किसी में संगीतिक बुद्धि अधिक हो गई, किसी की स्थानिक बुद्धि अधिक हो गई। ठीक, तो इस तरीके की जो बुद्धि जो है, जो अधिक कोई एक बुद्धि या 2 बुद्धि अधिक हो सकती है आनुवंशिकता और प्रशिक्षण के पश्चात। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि ये सभी बुद्धि एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, अंतर क्रिया करती हैं, इंटरैक्शन करती हैं, फिर भी प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग है, अलग रूप से कार्य करती है। अतः स्वायत्त तंत्र यानी सेमी ऑटोनॉमस सिस्टम के रूप में कार्य करता है। फिर इसके पश्चात मस्तिष्क में प्रत्येक बुद्धि अपने अपने नियमों तथा कार्यविधियों द्वारा संचालित होती है। सारी बुद्धि अपने अपने नियम के अनुसार वो कार्य करती हैं। इसके पश्चात अगर किसी कारण से मस्तिष्क क्षति या कोई मस्तिष्क में चोट लग जाए, कोई एक अगर उसकी बुद्धि क्षतिग्रस्त अगर हो जाती है तो उसका प्रभाव दूसरी बुद्धि पर नहीं पड़ता है। इसके पश्चात उन्होंने बताया जो इसका इम्प्लीकेशन है, जो सबसे प्रमुख जो है आशय, जो इम्प्लीकेशन इन्होंने ये बताया कि कुछ लोग जिनका कॉलेज में जो शैक्षिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रखर होते हैं, बहुत प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, तो उनकी बाद की ज़िंदगी में उन्हें असफलता हाथ लगी, क्योंकि और बहुत से लोग ऐसे लोग भी हैं जिनका कॉलेज में शैक्षिक रिकॉर्ड बहुत ख़राब था लेकिन उनकी असल ज़िंदगी में बहुत सफलता मिली। तो इसका कारण उन्होंने स्पष्ट करके ये बताया कि पहले तरह के जो लोग थे इन व्यक्ति में व्यक्तिगत बुद्धि की कमी थी, परंतु जो दूसरी तरह के जो व्यक्ति थे जिन्हें सफलता मिली जीवन में, तो वो उनकी व्यक्तिगत बुद्धि बहुत अधिक उनमें थी। तो ये कहा जाता है कि व्यक्तिगत बुद्धि का अधिक योगदान था उन लोगों में। इसके पश्चात बुद्धि को सिर्फ बुद्धि परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले कारकों अर्थात शाब्दिक और परिमाणात्मक कौशलों के रूप में ही व्याख्या करना उचित नहीं होगा, बल्कि एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण भी उसके प्रति अपनाना होगा।